बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला सुम्मा अम्मा बाद। आज इंशाल्लाह हमारा 5वां सबक है। इससे पहले हम तजवीद के असबाक में से मुबादियात पढ़ चुके हैं, लहन जली खफ़ी उनका हुक्म वगैरह पढ़ चुके हैं। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत की इब्तिदा कैसे होती है, तअव्वुज़ व बस्मला के अहकाम पढ़ लिए, और फिर इसी तरह जो है वो फसल वसल के एतबार से कितनी तरह से इब्तिदाए तिलावत जायज़ होती है। तो आज 5वां सबक है और ये सबक तजवीद के एक अहम तरीन बाब से ताल्लुक़ रखता है, और वो है मखारिज। चूँकि मखारिज और सिफ़ात ये दोनों तजवीद के अहम तरीन सबक कहलाते हैं, इसलिए साहिब किताब ने सबक नंबर 5 की इब्तिदा ही यानी मखारिज से कर दी हुई है। तो मखारिज को जानने से पहले ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि दांतों की तफासील को समझा जाए, और उसकी वजह यह है कि बहुत से मखारिज ऐसे हैं जिनका ताल्लुक दांतों से है। बात आगे आ रही है मखरज क्या होता है और मखरज की क्या अकसाम है। तो साहिब किताब वजह बयान कर रहे हैं यहाँ पे, गोया कि वजह है कि दांतों से मैंने बात को क्यों शुरू किया है। तो कहते हैं अक्सर मखारिज का ताल्लुक चूँकि दांतों के साथ है, इसलिए मखारिजुल हुरूफ से कबल दांतों के नाम बयान किए जाते हैं ताकि मखारिज समझने में दिक्कत ना हो। यानी ये वजह है दांतों के अहकाम पहले बताने की। तो याद रखें, इंसान के मुंह में अमूमन 32 दांत होते हैं। उन 32 दांतों में से 16 दांत ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और 16 दांत ही नीचे वाले जबड़े में होते हैं। ये टोटल 32 हैं। इन 32 में से 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं। अभी हम पहले इनकी पहचान करेंगे और फिर देखेंगे कि जुबान किस दांत के साथ लगे तो कौन सा हरफ अदा होता है, जुबान का कौन सा हिस्सा कहाँ लगे तो कौन सा हरफ अदा होता है। इसलिए साहिब किताब ने बात दांतों से शुरू की है। तो सबसे पहले नंबर पे फरमाते हैं कि दांत सामने वाले 4 दांतों को सनाया कहा जाता है। यानी 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले, चारों दांतों को सनाया कहते हैं। ये 4 दांत हो गए। सामने के ऊपर वाले 2 दांतों को सनाया उलिया और सामने के नीचे वाले 2 दांतों को सनाया सुफला कहते हैं। तो खुलासा ये हुआ कि सामने वाले 4 दांत, 2 ऊपर 2 नीचे, ये सनाया कहलाते हैं। ऊपर वाले सनाया उलिया और नीचे वाले सनाया सुफला। उसके बाद है सनाया के साथ एक एक दाएं बाएं और ऊपर नीचे के 4 दांतों को रुबाइयात कहा जाता है। अभी हम इंशाल्लाह पिक्चर भी देख के वहां से बात समझ लेंगे कि रुबाई क्या है और सनाया क्या है और दीगर। सामने वाले 2 ऊपर 2 नीचे सनाया, सनाया के साथ एक ऊपर दाएं फिर एक ऊपर बाएं, इसी तरह 2 नीचे दाएं बाएं सनाया के साथ। इन 4 दांतों को रुबाइयात या कवाते कहा जाता है। इसके बाद अनियाब या कवासिर हैं। रुबाइयात के साथ एक एक दाएं बाएं और ऊपर नीचे के 4 दांतों को अनियाब या कवासिर कहते हैं। यानी ये भी कुल 4 हैं। 4 सनाया, 4 ही रुबाई और 4 ही अनियाब। ये 12 इंसान के मुंह में दांत होते हैं। इसके बाद बारी आ रही है दाढ़ों की। दाढ़ें सबसे पहले नंबर पे हैं ज़वाहिक।
ज़वाहिक, इन नामों की वजह तस्मिया भी है, तो चूंकि ख़ास ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हम उनका इशारा भी नहीं कर रहे। ज़वाहिक, अब अनियाब के साथ चार दाढ़ें ज़वाहिक हैं, उसी तरह एक दाएं बाएं ऊपर और उसी तरह नीचे, इन चार दाढ़ों को ज़वाहिक कहते हैं। इसके बाद 12 दाढ़ें तवाहिन हैं, यानी तीन तीन दाएं बाएं ऊपर और नीचे, तीन ऊपर तीन नीचे, छह दाई जानब, तीन ऊपर तीन नीचे बाई जानब, ये 12 दाढ़ें जो हैं ये तवाहिन कहलाती है। तवाहिन के बाद फिर चार बाकी हैं, 16 हो चुकी हैं। इन चार दाढ़ों को नवाजिज कहा जाता है। तवाहिन के साथ एक एक दाएं बाएं और ऊपर नीचे चार दाढ़ों को नवाजिज कहते हैं। इनको तवाहिन, इनको ज़वाहिक। ये 20 दाढ़ें हैं, चार ज़वाहिक, 12 तवाहिन और चार नवाजिज। इन तमाम दांतों को यानी दाढ़ों को अरबी में एक कलिमा बोला जाता है अज़रास। इन चारों, इन 20 दाढ़ों को अज़रास भी कहते हैं। अज़रास ज़र्स की जमा है, इसलिए ज़वाहिक, तवाहिन, नवाजिज, इनको मुतलकन अज़रास कहा जाता है। तो अब तक की बात का खुलासा ये है कि इंसान के मुंह में कुल 32 दांत हैं, 16 ऊपर 16 नीचे, जिनमें से 12 दांत और 20 दाढ़ें हैं। अब उनकी एक पिक्चर के जरिए हम मजीद इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से दांत है और उनका क्या क्या नाम है। अब इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं इन दांतों के इंशाल्लाह नाम भी और दाढ़ों के नाम भी ऊपर नीचे। ये साफ ज़रा ऊपर वाला हिस्सा दांतों का हमें नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है सामने वाले दो दांत, यानी ये जो दो दांत हैं इनको सनाया कहते हैं। ये दो ऊपर दो नीचे होते हैं, ऊपर वाले वो सनाया उलिया कहलाते हैं, सनाया उलिया। और नीचे वाले जो हैं उनको सनाया सुफला कहा जाता है। तो ये कुल चार दांत हो गए। इसके बाद ये वाला दांत और ये वाला दांत, यानी एक दाएं एक बाएं, दो ऊपर दो नीचे, ये चार दांत जो हैं इनको रुबाई कहते हैं। इसके बाद फिर ये वाला दांत और इससे अगला दांत, ये यानी दो ऊपर दो नीचे, ये चार दांत जो हैं इनको अनियाब कहा जाता है। तो ये कुल 12 दांत हैं, ये छह ऊपर छह नीचे। इनके बाद बारी आती है दाढ़ों की। ये वाली एक दाढ़ और इससे अगली एक ये वाली, इनको यानी ये दो ऊपर दो नीचे, ये जो चार दाढ़ें हैं इनको ज़वाहिक कहते हैं, ज़वाहिक। इसके बाद देखिए एक दो तीन इधर, एक दो तीन इधर, यानी छह ऊपर और छह नीचे, ये 12 दाढ़ें ये तवाहिन कहलाती हैं। और फिर वो आखिर वाली ये और ये आखिर वाली, ये वालियां दो ऊपर दो नीचे, ये चार दाढ़ें जो हैं ये नवाजिज कहलाती हैं। तो इस एतबार से ये 12 दांत हैं
اور یہ 20 داڑیں ہیں۔ اس طرح انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں۔ ان 32 دانتوں کے ساتھ مختلف حروف ادا ہوتے ہیں، اگرچہ دیگر بھی مخارج ہیں جیسا کہ آگے بات انشاءاللہ آ رہی ہے۔ البتہ دانتوں کا بہت اہم کردار ہے، زبان کا بہت اہم کردار ہے، اس لیے صاحب کتاب نے مناسب سمجھا ہے کہ مخارج کی بحث شروع کرنے سے پہلے دانتوں کی تفصیل اچھی طرح دیکھ لی جائے۔ تو امید ہے انشاءاللہ ہمارے سامعین اور ناظرین اس کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ چلیں اب تک کے سبق سے ہم دو سوال بھی لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے مخارج کی بات کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، دانتوں اور داڑھوں کے صرف نام لکھیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، دانتوں کی تفصیل دانتوں کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے بتائیں کہ ان کی معرفت کیوں ضروری ہے، یعنی دانتوں کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ یہ دو سوالات ہیں ابھی تک کے سبق کے، ان کو آپ نوٹ کریں، ان کے جواب تیار کریں، تو آگے ہم انشاءاللہ مخارج کی بات پڑھتے ہیں۔ چلے اب آتے ہیں بلا تاخیر ہم مخارج کے بیان کی طرف۔ مخارج کی تعریف کیا ہے؟ اس کو لغوی تعریف کہتے ہیں، اور نیچے اصطلاحی تعریف ہے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے جس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی حروف کے نکلنے کی جگہ، صاف ظاہر ہے۔ تو نیچے ہے مجودین کی اصطلاح میں، یعنی تجوید والے جو علماء ہیں ان کی اصطلاح میں مخرج کی تعریف یہ ہے، ہر حرف کو ادا کرتے وقت جس جگہ پر آواز ٹھہرتی ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ جہاں پہ آواز ٹھہرتی ہے، مثال کے طور پہ اب، تو با پہ جا کے ٹھہری ہے، کہاں ٹھہری ہے، اس جگہ کا نام مخرج، یعنی ہر حرف کو ادا کرتے وقت جس جگہ پر آواز ٹھہرتی ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ مخرج کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مخرج محقق، نمبر 2 مخرج مقدر۔ محقق کیا ہے؟ جب حلق یعنی گلا، لسان زبان، شفتان ہونٹ، جب گلا زبان اور ہونٹ کے اجزائے معینہ، یعنی کچھ کچھ حصے جہاں جہاں لگتے ہیں، اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز ٹکے تو اسے مخرج محقق کہتے ہیں۔
حلق، لسان اور شفتان کے اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز ٹھکے تو اسے مخرج محقق کہا جاتا ہے۔ تو صاف ظاہر مقدر اس کے برعکس ہے، یعنی جس کو ادا کرتے وقت آواز نہ ٹھیکے۔ تو مخرج مقدر کی تعریف ہے، اگر اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز نہ ٹھکے تو اسے مخرج مقدر کہتے ہیں، یعنی جوف دہن، منہ کا خالی حصہ جو ہے اس کو کہتے ہیں جوف دہن، اور خیشوم، ناک کے اندر جو ہڈی ہے، ناک کا بانسا، اسے خیشوم کہتے ہیں۔ تو مخرج دو قسم کا ہوتا ہے، محقق اور مقدر۔ محقق یہ ہے کہ اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز ٹک جائے، اور مقدر یہ ہوتا ہے کہ اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز نہ ٹکے۔ آگے ایک اور نقطہ ہے کہ کل مخارج کی تعداد کتنی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ مخارج کے اصول ہیں کچھ، یعنی جہاں سے نکلتے ہیں حروف، وہ اصول کی بات آگے آ رہی ہے، وہ کل 5 ہیں۔ ان پانچوں میں آگے پھر مخارج ہے، تو اس طرح کل مخارج کی تعداد کتنی ہے، یہاں آپ یہ ہیڈنگ دے سکتے ہیں، مخارج کی تعداد، یہ مخارج کی تعداد۔ تو مخارج کی تعداد میں اختلاف ہے۔ محقق اور مختار مذہب یہ ہے کہ حروف ہجا کے مخارج 17 ہے۔ یہ نیچے حاشیہ میں دیا ہوا ہے، بعض نے کہا 16 ہے، بعض نے کہا 14 ہے، اور کیا اس میں سے راجح ہے وہ بات نیچے لکھی ہوئی ہے۔ تو کل مخارج 17 ہے، جبکہ اصول مخارج 5 ہے، یعنی بنیادی طور پہ جہاں سے حروف سارے کے سارے ادا ہوتے ہیں وہ اصول مخارج 5 ہیں۔ وہ کون کون سے 5 ہیں یہ دیکھیے گا، یہ ہے وہ 5 اصول مخارج۔ نمبر 1 حلق، حلق کا مطلب گلا۔ نمبر 2 لسان، لسان کا مطلب زبان۔ نمبر 3 شفتان، شفتان کا مطلب ہونٹ۔ نمبر 4 جوف دہن، جوف دہن کا مطلب منہ کا خالی حصہ۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے خیشوم، خیشوم کا مطلب ہے ناک کا بانسا۔ تو اصلاً تو تمام کے تمام حروف ان 5 جگہوں سے نکلتے ہیں، حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم۔ ان کو اصول مخارج کہا جاتا ہے، یہ 5 اصول مخارج ہیں۔ اب آگے ہم پڑھیں گے حلق میں پھر مخرج ہیں، لسان میں پھر زیادہ مخارج ہیں، شفتان میں کون کون سے ہیں، جوف دہن میں، خیشوم میں۔ تو آج کی بات انشاءاللہ ہماری حلق کے آخر تک رہے گی کہ حلق کیا ہے اور اس میں کتنے مخارج آتے ہیں۔ تو یہاں ہمارا ایک تیسرا سوال بن رہا ہے، بلکہ تیسرا اور چوتھا سوال بن رہا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ سوال کیا ہے۔ تو آج کا ہمارا تیسرا سوال یہ ہوا، مخرج کی تعریف کریں۔ مخرج کی تعریف کریں اور اس کی اقسام کی وضاحت کریں۔
आज का हमारा चौथा सवाल ये हुआ, मखारिज की तादाद कितनी है नीज उसूल मखारिज भी तहरीर करें। तीसरा सवाल है, मखरज की तारीफ करें और उसकी अकसाम की वजाहत लिखें। चौथा सवाल है, मखारिज की तादाद कितनी है नीज, यानी यहाँ पे हमने पूरा इख्तलाफ लिखना है, नीज उसूल मखारिज भी तहरीर करें। अब सबक का एक हिस्सा थोड़ा सा बाकी है, हलक, तो उसको इंशाल्लाह हम देखते हैं। तो जैसा कि हम अभी देख चुके हैं कि उसूल मखारिज 5 हैं, उनमें से असल अव्वल की बात है, सबसे पहला असल, और वो है हलक। और हलक हम जान चुके हैं गले को कहते हैं। गले से गले में कुल कितने मखारिज हैं? हलक में 3 मखारिज हैं और इनसे 6 हरूफ अदा होते हैं। यानी हलक एक असल है, इसमें 3 मखारिज हैं और उन 3 मखारिज से कुल 6 हरूफ अदा होते हैं। उनको देख लें। पहला मखरज है अक्सा हलक। अक्सा हलक क्या मुराद? हलक का वो इंतहाई हिस्सा जो सीने से मिला हुआ है, यानी हलक का वो हिस्सा जो इस सीने के करीब है। इससे 2 हरफ अदा होते हैं, कौन कौन से? हमजा और हा। ये हलक का पहला मखरज है। हलक का दूसरा मखरज है, उसको पहले को अक्सा हलक कहते हैं, दूसरे का नाम है वस्ते हलक। मखरज नंबर 2 है वस्ते हलक, यानी हलक का दरमियानी हिस्सा। इससे भी 2 हरफ अदा होते हैं, कौन से? आइन और हा। हलक का दूसरा मखरज है वस्ते हलक, और वस्ते हलक से 2 हरफ अदा होते हैं, आइन हा। तीसरा मखरज है अदना हलक। अदना हलक किसे कहते हैं? हलक का वो अव्वल हिस्सा जो मुंह की जानिब है, यानी हलक का वो हिस्सा जो मुंह के करीब है। इससे भी 2 हरफ अदा होते हैं, कौन कौन से? गईन और खा। गईन और खा, इन 6 हरूफ को बएतबारे मखरज हलकिया कहते हैं। ये तमाम के तमाम मखारिज के नाम आएंगे। इनको हल्की हरूफ भी बोल देते हैं, इसको मखरज हल्किया भी कहते हैं। इनमें से कोई भी नाम लिया जा सकता है। तो खुलासा ये हुआ कि पहला असल मखरज का वो हलक है। हलक से 6 हरूफ अदा होते हैं और हलक में कुल 3 मखारिज हैं। अक्सा हलक जो सीने के करीब है, वस्ते हलक जो दरमियान में है, और अदना हलक जो मुंह के करीब है। अगर इसकी हम थोड़ी सी यानी पिक्चर बनाना चाहें, मसलन ये मुंह है और ये गला है और ये सीना है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से बात बनेगी। ये वाला जो हिस्सा है हलक का जो इधर आ रहा है, ये अक्सा हलक कहलाएगा। ये दरमियान वाला हिस्सा जो है ये वस्ते हलक कहलाएगा, और ये मुंह के करीब जो हिस्सा है ये अदना हलक कहलाएगा। यहाँ से हमजा हा अदा होंगे, यहाँ से आइन और हा अदा होंगे, और यहाँ से गईन और खा अदा होंगे। तो ये हमारा आज का 5वां सबक था। अल्लाह का मुलाकिमीन हम सब को कुरान फहमी
نصیب فرمائے۔ یہاں ہم آخری اپنا سوال بھی لکھ دیتے ہیں اور پھر آج کا سبق انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو آج کا آخری سوال یعنی سوال نمبر 5 وہ یہ ہے، حلق میں کتنے مخارج ہیں؟ اور ان سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ تجوید میں ان کا کیا نام ہے؟ تو حلق میں 3 مخارج ہیں، ان سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں اور ان کو تجوید کی اصطلاح میں حروف حلقیہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو صحیح قرآن مجید پڑھنے کی، کما حق ہو اس کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔